हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं आप सभी का केमिस्ट्री फैकल्टी हूं। और आज की इस क्लास में हम क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। बेसिकली ये चैप्टर हमारे आरबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन लेकर आता है और उन 6 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर सटीक प्रहार करने के लिए मेरे लेक्चर इनफ होंगे। आइए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज से फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन होता क्या है। अपन अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो आपने कभी ना कभी नींबू का पानी जरूर बनाया होगा, या घर के अंदर जूस बनाया होगा, या आपने नमक चीनी का पानी बनाया होगा। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, एक विलियन ही तो है। इसलिए तो मैंने परिभाषा लिख के रखी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण को विलियन कहते हैं। कि जब आप दो या दो से ज्यादा पदार्थों को मिलाते चलेंगे, उनका जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाएगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि वो दो या दो से अधिक जो आप पदार्थ मिला रहे हैं वो सामान्य मिश्रण के रूप में मिला रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि सर सामान्य मिश्रण होता क्या है। याद करो, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें घटक पुण्यता घुल जाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें आपने किसी चीज को घोलने की कोशिश की और अगर वो चीज पूरी तरीके से घुल गई तो वो कौन सा मिश्रण था, सामान्य मिश्रण था। तो देखिए मैंने ये लिख के रखा है कि जब मिश्रण में घटक पुण्यता मिले हुए हों तथा मिश्रण में घटक के कण समान रूप से फैले हों तो ऐसे मिश्रण को सामान्य मिश्रण कहते हैं। कुल मिला के साधारण सी भाषा में कि अगर आप ऐसा मिश्रण बना रहे हैं जिसमें आपके कण पूरी तरीके से घुले हुए हैं, पूरी तरीके से उसके अंदर सॉल्युबल हो चुके हैं, तो वो सामान्य मिश्रण कहलाएगा। और अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण बनाएंगे तो वो विलियन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास हवा है, हवा भी तो एक तरीके का मिक्सचर है। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस है और अदर गैसेस है। ठीक है ना। तो हवा भी एक तरीके का क्या है, हमारे लिए मिश्रण है। ऐसे नमक का पानी, ये भी सामान्य मिश्रण होता है। पानी के अंदर नमक को घोलते जाते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, सामान्य मिश्रण है। और अगर वो सामान्य मिश्रण है तो वो फिर विलियन भी है। ऐसे चीनी के पानी की बात करें तो आप पानी के अंदर जब चीनी को घोलते हैं तो वो घुल जाती है, तो वो सामान्य मिश्रण है। और अभी मैंने कहा कि जो चीज सामान्य मिश्रण है वही आपका क्या है दोस्त, विलियन है। यहां तक बात क्लियर हुई कि विलियन होता क्या है। ठीक है, आगे हम बात करें, यदि विलियन में दो घटक हो, यदि आपने अपने विलियन में दो ही घटक लिए हैं तो उस विलियन को द्विअंगी विलियन अपन कहेंगे। जैसे आपने ऐसा विलियन बनाया जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ दो ही घटक लिए, जैसे पानी और चीनी, दो ही घटक लिए, तो हम उसको द्विअंगी विलियन बोलेंगे। अगर आप किसी भी विलियन को बनाते समय उसके अंदर दो ही घटक काम में लेते हैं, दो ही पदार्थ काम में लेते हैं, तो वो द्विअंगी कहलाएगा। जैसे नमक का पानी, आपने पानी के ना केवल और केवल नमक बोला है, मतलब दो ही घटक है, एक तो पानी और एक नमक। ऐसे ही हम बात करें, यदि विलियन में तीन घटक हो तो हम उसे त्रिअंगी विलियन बोलेंगे। अगर आपने किसी विलियन में तीन घटक ले लिए, जैसे अब आप शिकंजी बना रहे हो तो शिकंजी बनाने के लिए आपने नींबू ले लिया, पानी ले लिया, चीनी ले लिया और ऐसे आपने एक और एक्स्ट्रा चीज ले ली, नमक ले ली, तो ऐसे करके वो जो विलियन बनेगा वो त्रिअंगी विलियन होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने तीन घटक तो कम से कम घोले ही हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर देखिए, सामान्यता सामान्य मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। हमारे विलियन में जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा और जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे विल्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे कि आपने एक पात्र के अंदर पानी लिया, आपने एक वेसल लिया, उसके अंदर आपने पानी डाल के रखा है, तो पानी आपने ज्यादा मात्रा में लिया है और उसके अंदर जो चीनी घोलोगे वो चीनी कम मात्रा में ली है। कभी ऐसा देखा है क्या कि चीनी ज्यादा ले ली, पानी कम लिया हो? नहीं लेते, पानी ज्यादा लेते हैं और उसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी अपनी सुविधा अनुसार हम घोलते हैं। तो याद रखिएगा, विलियन के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा ना वो हमारा विलायक होगा। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो कौन होगा, विलायक होगा। और जो सबसे कम मात्रा में होगा वो कौन होगा दोस्त, विल्य होगा। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था चीनी का पानी, तो उसमें पानी अधिक मात्रा में है इसलिए वो विलायक है और कम मात्रा में कौन है, चीनी, इसलिए चीनी विल्य है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका विलियन बनता है वो विल्य प्लस विलायक के मिलने से बनता है।
आप कभी भी विलयन बनाते हैं तो उसमें हमेशा ये दो जने होते हैं, एक तो विलायक जो अधिक मात्रा में है और एक विल्य जो कम मात्रा में है। विल्य तो हमारा विलायक में घुलता है, ठीक है ना, विल्य विलायक में घुल जाता है। आगे हम बात करें कि सामान्यतः विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, कि जब आप विलयन में कणों का आकार देखेंगे, जब आप किसी विलयन के अंदर किसी भी पार्टिकल्स का शेप देखेंगे तो वो 1 नैनोमीटर से आपको छोटा देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू की पावर -9 मीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने यहां तक बात करी कि विलयन होता क्या है, ठीक है। विलयन कितने घटक से मिलकर बना हुआ है, अगर 2 घटक से मिलकर बना हुआ है तो द्विअंगी होगा, 3 घटक से मिलकर बना हुआ है तो त्रिअंगी होगा। फिर हमने कहा कि जो अधिक मात्रा में होंगे वो तो कौन होंगे, विलायक होंगे, और जो कम मात्रा में होंगे वो कौन होंगे, विल्य होंगे। सामान्यतः विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो हमारा जो विलायक है वो अलग अलग अवस्था में हो सकता है। आप कहोगे सर मेरा विलायक गैस में हो सकता है, मेरा विलायक द्रव में हो सकता है, मेरा विलायक ठोस में भी हो सकता है। मैं किसी भी चीज को किसी भी अवस्था में घोल सकता हूं, जरूरी थोड़ी हमेशा पानी में ही घोलूं। जैसे अपन अमलगम बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, मर्क्यूरी के अंदर किसी भी धातु को मिला देते हैं तो उसका अमलगम बन जाता है, तो उसके नाम मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में। ऐसे आपने देखो बहुत सारे एग्जांपल देखे हो कि जैसे कपूर है, अब कपूर सॉलिड में था पर हम उसको जलाते हैं तो वो गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वायु के साथ। तो ऐसे हमने देखा कि हमारा विलायक अलग अलग अवस्था में हो सकता है, वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। और पहला भाग कौन सा होगा, गैसीय विलयन, दूसरा कौन सा होगा, द्रव विलयन, और तीसरा कौन सा होगा, ठोस विलयन। याद रखिएगा ये विलयन के प्रकार हमने विलायक के आधार पर बांटे हैं। आइए फिर आपको एक टेबल समझाते हैं, टेबल से और ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूं जो आपको क्लियरली दिख सके। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं और विलायक के आधार पर विलयन हमें 3 प्रकार के मिले। पहला हमें मिला गैसीय विलयन। आइए इसको समझते हैं। अगर आपका विलायक गैसीय अवस्था में है तो वो गैसीय विलयन कहलाएगा। गैसीय विलयन में जो आपका विलायक होगा ना वो हमेशा गैस अवस्था में होगा। देखो मेरा विलायक तीनों गैस अवस्था में, जबकि आपका विलय ठोस, द्रव, गैस किसी में भी हो सकता है। जो घुलने वाला है वो किसी में भी हो सकता है, पर जो घोलेगा उनको वो गैस में होना चाहिए। अगर किसी भी विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में है मतलब वो गैसीय विलयन है। अब सपोज करो मैंने किसी गैसीय विलायक में किसी ठोस को घोल दिया, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा, क्योंकि हमारा विलायक गैसीय अवस्था में। उदाहरण देखें कपूर का वायु में मिश्रण। आप कपूर को जलाते हो तो वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर बनाती है, और मिक्सचर बनाती है मतलब विलयन बनाती है। ऐसे हम बात करेंगे अगर आप द्रव को गैस में घोल दें तो भी गैसीय विलयन बनेगा। उदाहरण में आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन का मिक्सचर, कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिक्सचर गैसीय विलयन का उदाहरण है। अब एक चीज याद रखना, जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, जो हमारा ये क्लोरोफॉर्म है ये एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। आपने पिक्चर के अंदर देखा होगा वो एक छोटी सी वो बोतल सी लेकर आता है, फिर उसको रुमाल के अंदर ऐसे लगाता है, किसी आदमी के मुंह में रखता है तो उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो काम कौन कर रहा है, हमारा क्लोरोफॉर्म ही तो कर रहा है। क्लोरोफॉर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्त, निश्चेतक बोलते हैं। याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर आगे हम बात करें कि अगर आपने गैस विलायक के अंदर गैस को ही घुलवा दिया, हमारा गैसीय विलयन है उसके अंदर अब आप किसी गैस को घुला रहे हो, गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी गैसीय विलयन होगा। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिक्सचर। बेसिकली टेबल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको उदाहरण दिया हुआ होता है, फिर आपको क्लासिफाई करना होता है कि वो कौन सा विलयन है, ठीक है। अगर आपका विलायक गैसीय अवस्था में तो वो विलयन भी फिर गैसीय विलयन होगा। फिर हम दूसरी बात करें द्रव विलयन की,
किसकी बात करेंगे दोस्त? द्रव विलयन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं आपका जो विलायक है वो कौन सी अवस्था में है? अभी द्रव अवस्था में है। तो मैं ऐसे कह दूं कि किसी विलयन का अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो उस विलयन को अपन कौन सा विलयन बोलेंगे? द्रवीय विलयन बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब मैंने किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोल दिया, ठीक है ना, कोई लिक्विड मेरे पास था, जैसे पानी था, पानी के अंदर मैंने ग्लूकोज घोल दिया। किसको घोल दिया? ग्लूकोज। तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये भी किसका उदाहरण है? लिक्विड सॉल्यूशन द्रव विलयन का उदाहरण है। अब याद रखिएगा ग्लूकोज के बारे में दो तीन बातें कि ग्लूकोज का फॉर्मूला सबसे पहले C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब किसी आदमी को चक्कर आते रहते हैं तो आप उसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा देते हैं तो वो कुछ एक घंटे आधे घंटे बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो लिख लीजिए इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट है ये, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट है। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर हम बात करें कि आपने किसी द्रव में द्रव ही घोल दिया, आपका विलयन चल रहा है द्रव्य विलयन, लिक्विड के अंदर आपका विलायक पड़ा है। अब आप उसके अंदर कोई लिक्विड चीज ही घोल रहे हो, जैसे मैंने कहा जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुली हुई एथेनॉल। अब आपको पता होगा कि एथेनॉल क्या है? एक तरीके का एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है, शराब है एथेनॉल, और ये ड्रिंकेबल एल्कोहल है। एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंकेबल एल्कोहल बोलते हैं। ड्रिंकेबल है, ये पीने योग्य है। जबकि जो हमारा मेथेनॉल है वो ड्रिंकेबल नहीं है, वो जहरीली शराब है, नॉट ड्रिंकेबल, वो पीने योग्य नहीं है। तो जल में जब अपन, पानी के अंदर जब अपन एथेनॉल बोलते हैं तो वो भी द्रव्य विलयन का उदाहरण है। और अल्कोहल के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए कि जो हमारा एथेनॉल है वो तो कौन सा अल्कोहल है? वो तो ड्रिंकेबल अल्कोहल है। कौन सा है भाई? ड्रिंकेबल अल्कोहल है। जबकि जो मेथेनॉल है वो नॉट ड्रिंकेबल अल्कोहल है। यहां तक बात क्लियर हो गई आप सभी को? यहां तक समझ में आ रहा है भाई? कोई डाउट हो तो बताइएगा। यहां तक क्लियर है? आगे मैंने बोला कि मैं मेरे द्रव्य विलायक के अंदर गैस को घोल देता हूं, ठीक है ना, कोई द्रव अवस्था में मेरा विलायक, उसके अंदर गैस घोल देता हूं तो वो भी द्रव्य विलयन का उदाहरण होगा। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, आपने जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बारे में सुना है। अब देखिए हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे जल के अंदर दो प्रकार की गैसें हैं, जल के अंदर दो प्रकार की गैसें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। सही बात है। यहां पर भी मैंने ऐसे ही कहा कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है वो गैस ही है, सॉरी वो द्रव्य विलयन का उदाहरण है। और याद रखिएगा जब हमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग करना होता है तो हम इनको अलग करने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना, जल का विद्युत अपघटन। बेसिकली होता है क्या है कि हम पानी के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, विद्युत धारा प्रभावित करवाते हैं तो हर इलेक्ट्रोड के ऊपर अलग अलग गैस आती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर आती है। प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीजन आती है जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आपका हाइड्रोजन गैस आता है। ठीक है, अब हम तीसरे विलयन के ऊपर बात करें तो वो है हमारा ठोस विलयन। सीधी सी बात है, गैसीय विलयन में विलायक गैस अवस्था में था, द्रवीय विलयन में द्रव विलायक अवस्था में था, तो ठोस विलयन में ठोस चीज ही विलायक के रूप में होगी। तो मैंने कहा कि ठोस विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप ठोस में ठोस को घोल रहे हो तो भी वो ठोस विलयन होगा। जैसे तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। ऐसे में द्रव व ठोस, मतलब मैं ठोस के अंदर कोई लिक्विड चीज घोल रहा हूं, जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, हमने कोई भी मर्क्यूरी है उसके अंदर क्या कर दिया दोस्त, सोडियम मिला दिया तो वो अमलगम बन जाएगा। अमलगम जनरली अपन मर्क्यूरी के अंदर कुछ भी घोल देंगे ना, पारा के अंदर कुछ भी घोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। पर घोलना हमेशा धातु है, ठीक है ना, आप मर्क्यूरी के अंदर किसी भी धातु को घोल दोगे ना तो वो अमलगम ही बनाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर हम बात करें कि आपने ठोस के अंदर किसी गैस को घोल दिया, ठोस के अंदर किसी गैस को घोल दिया, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ मिश्रण, ये एक ठोस विलयन का उदाहरण है। यहां तक चीजें क्लियर है आप सभी को?
यहां तक क्लियर है? देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले विलयन के बारे में पढ़ा, फिर हमने विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहां तक आप सभी एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं सांद्रता का मापन। हमने अब तक विलयन को पढ़ लिया कि विलयन होते क्या है, विलयन के कितने प्रकार होते हैं। अब अपन सांद्रता का मापन पढ़ेंगे। हम अलग अलग विलयन की सांद्रता निकालना सीखेंगे। अब आपने अक्सर सुना होगा कि सांद्रता मोलरता में निकाली जाती है, मोललता में निकाली जाती है, द्रव्यमान प्रतिशत में निकाली जाती है, आयतन प्रतिशत में निकाली जाती है। तो उन सभी के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सांद्रता का मापन में हम सबसे पहले एक चीज लिखते हैं। लिखिएगा विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो कि विलायक के, जो कि विलायक के, जो कि विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन व भार में घुली हुई होती है। निश्चित आयतन वह भार में घुली होती है, भार में घुली होती है, घुली होती है, सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यह आपकी परिभाषा हो गई भी सांद्रता की। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि जब आप विलय की मात्रा, आपने कोई भी मात्रा ले ली विलय की, उसको आप विलायक के आयतन या भार में बोलते हैं। आयतन मतलब मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। अगर आपका लिक्विड है या आपने गैसीय अवस्था में लेके रखा तो मिलीलीटर में हो जाएगा, और अगर आपने ठोस में लिया है तो ग्राम्स में हो जाएगा, किलोग्राम्स में हो जाएगा। तो ये है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विलय की वह मात्रा जो निश्चित विलायक के निश्चित आयतन व भार में घुली होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और जो सांद्रता की पहली इकाई मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है भैया आपके पास, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको कहीं कहीं पर भार प्रतिशत भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, ठीक है ना, भार प्रतिशत। और कहीं कहीं पर आपको इसको लिखा हुआ मिल जाता है W/W प्रतिशत। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं इनके न्यूमेरिकल्स एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारा है वो कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्टीशन है। मैं आपको थ्योरी एक साथ पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊंगा। न्यूमेरिकल के अलग ही लेक्चर आएंगे, जिससे आपका सीक्वेंसली आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है ना। थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स के अलग से लेक्चर आपके लिए आएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत या W/W प्रतिशत। बेसिकली हमारे आरबीएससी में इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो W/W प्रतिशत बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार बटे विलयन का भार बटे विलयन का भार, विलय का भार बटे विलयन का भार। और याद रखिएगा दोनों भार किस में होने चाहिए, ग्राम्स में। आपको ग्राम में ही लेने हैं दोनों भार, ग्राम्स में। और गुणा में लगा दीजिए 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत है तो 100 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, W/W। W का मतलब क्या होता है, भार, तो हमने लिख दिया विलय का भार बटे दूसरे वाले W का मतलब क्या है, विलयन का भार। तो हमने कहा विलय का भार बटे विलयन के भार का अनुपात क्या कहलाएगा, W/W कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। और अगर हम उसको गुणा 100 कर दें तो वो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। ये आपको याद रखना। ये तो हो गया हमारा पहला, जिसको हमने बोला द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूले ही याद रखने, एग्जाम के अंदर थ्योरी नहीं आती तो हम इसकी थ्योरी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, कोई हमसे नहीं पूछेगा W/W प्रतिशत किसे कहते हैं, बस फॉर्मूले आने चाहिए कि न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला ये है आपके लिए। आगे हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत के ऊपर। ठीक है ना। दूसरा जो आपकी सांद्रता की इकाई है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत V/L
v प्रतिशत के नाम से ये जाना जाता है। अब मैं आपको एक चीज कहूं कि W बटा W प्रतिशत में विल्ले का भार था, नीचे विलियन का भार था, तो यहां पर तो आयतन है, तो आप कहेंगे सर अगर यहां पर आयतन है तो सीधी सी बात है हमारा विल्ले भी किसमें रहा होगा, फिर द्रव्य अवस्था में रहा होगा, इसलिए आयतन आया। तो हम कहेंगे विल्ले का आयतन, लिखिएगा V बटा V प्रतिशत बराबर विल्ले का आयतन, विल्ले का आयतन बटे विलियन का आयतन, विल्ले का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100, विल्ले का आयतन बटे विलियन का आयतन, और प्रतिशत है इसलिए क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है पर ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक दो फॉर्मूले हो गए, W बटा W प्रतिशत का हो गया, एक आयतन प्रतिशत का हो गया V बटा V। अब एक हमें पढ़ना है W बटा V प्रतिशत। क्या पढ़ना है भाई? W बटा V प्रतिशत। यहां पर जगह लिख देते हैं यहाँ पर कि भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत के नाम से ये जाना जाता है, और इसको आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा W बटा V प्रतिशत। अब बोलो आप इसके फॉर्मूला क्या बनाओगे? आपने V बटा V देखा तो आपने कहा विल्ले का आयतन बटे विलियन का आयतन, आपने W बटा W देखा तो विल्ले का भार बटे विल्ले का भार। अब ऐसे भार बटे आयतन में आप क्या कहेंगे बोलिए? तो आप कहेंगे सर भार तो ऊपर है मतलब विल्ले का भार आएगा, आयतन नीचे है तो विलियन का आयतन आएगा। यहां तक क्लियर है चीजें? और याद रखिएगा यहाँ पर विल्ले का आयतन मिलीलीटर में है और विलियन का आयतन भी मिलीलीटर में, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जो अपना ये दूसरा फॉर्मूला था ना आयतन बटे आयतन प्रतिशत वाला V बटा V, उसके अंदर ये दोनों मिलीलीटर में। अब भार आयतन प्रतिशत में विल्ले का तो भार होगा जबकि विलियन का क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि W बटा V प्रतिशत बराबर होगा विल्ले का भार, विल्ले का भार जो कि होगा ग्राम्स में, और विलियन का होगा आयतन जो कि होगा मिलीलीटर में, जो कि आपके पास होगा भाई मिलीलीटर में, और प्रतिशत है इसलिए आपको 100 तो लगाना ही पड़ेगा, प्रतिशत है इसलिए 100 तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा होगा? हाँ चलो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एंगल थोड़ा सा नीचे कर देता हूं कैमरे का। यहां तक क्लियर है भाई? ये हमने तीन फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, ये तीन हमने देख लिए, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, एक आयतन प्रतिशत हो गया, और एक हमारे पास कौन सा हो गया भैया? एक हमारे पास हो गया भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, तीन पढ़ा दिए। अब यहां तक तो हमारे छोटे छोटे यूनिट्स थे। अब सांद्रता का मापन अपन दो तरीके से और पढ़ेंगे। ठीक है ना, सांद्रता का मापन दो तरीके से और पढ़ेंगे। देखिए कौन सा? हम कहेंगे सांद्रता, और ब्रैकेट में लिखेंगे जब ठोस विल्ले हो। अब की बार हमारा जो घुलने वाला होगा ना वो हमेशा ठोस में ही होगा, जब ठोस विल्ले हो, विल्ले हो। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे थे, यहां पर विलियन का आयतन आया था, मतलब वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में रहा होगा, जबकि इन दोनों के लिए बाहर आया था, मतलब ठोस में रहा होगा। तो विलियन सांद्रता का मापन पढ़ेंगे जब ठोस विल्ले हो। ये हमें दो प्रकार से पढ़ने पड़ेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से भाई पढ़ने पड़ेंगे। पहले मैं देख लेता हूं, आपको उस पार्टीशन का दिखेगा तो सही ना? हाँ दिख जाएगा। देखिए हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे भार आयतन इकाई जो मैंने अभी भी आपको बताई थी W बटा V प्रतिशत, एक तो हम पढ़ेंगे भार आयतन इकाई के आधार पर। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे भार भार इकाई पर। ठीक है ना, भार भार इकाई। ऐसे तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। W बटा V प्रतिशत मतलब कि विल्ले का भार बटे विलियन का आयतन गुणा 100, भार भार प्रतिशत मतलब विल्ले का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने, मेन हमारे फॉर्मूले हैं पीछे वाले, जहां पर थ्योरी चाहिएगी ना वहां पर मैं खुद बताऊंगा। अब भार आयतन इकाई में अपने पास तीन इकाइयां आती हैं। एक तो आता है मोलरता, ठीक है ना, मोलरता जिसे हम लिखते हैं कैपिटल एम से। एक तो हमारे पास आती है दोस्त मोलरता, एक आती है नॉर्मलता। एक तो क्या आती है भाई? नॉर्मलता।
इसको n से लिखते हैं। एक तो क्या आती है नॉर्मलता जिसको हम n से लिखते हैं, और एक आती है फॉर्मलता जिसे हम f से लिखते हैं। एक कौन आती है भाई फॉर्मलता जिसे हम f से लिखते हैं। जहां तक मुझे पता है कि हमारे सिलेबस में मोलरता ही है, ठीक है ना, मोलरता ही है, नॉर्मलता और फॉर्मलता नहीं है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोलरता पढ़ाऊंगा, मोलरिटी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इन दोनों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि भार आयतन इकाई में 3 जने होते हैं, उनमें से हमें एक को ही पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में एक है। जब हम बात करें भाई किसकी भार भार इकाई की, तो भार भार इकाई में आपको भी 3 जने देखने को मिलेंगे। कितने जने देखने को मिलेंगे भाई 3 जने देखने को मिलेंगे। अब वो 3 जने कौन कौन से सुनो, एक तो है मोललता, ठीक है ना, मोललिटी, मोललता जिसे हम स्मॉल एन से लिखेंगे, ये हम पढ़ेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। मोलरता और मोललता ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से सवाल काफी अच्छे आ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर भार भार प्रतिशत, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक है ना। एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, W बटा W प्रतिशत, ये रहा पहले वाला, इसको पढ़ेंगे। हाँ तो पढ़ लिया है तो दोबारा से तो क्या ही देखेंगे, ठीक है ना, अभी अभी देखा है तो इसको नहीं करेंगे। और एक लास्ट हम पढ़ेंगे मूल भिन्न, इसको भी हम पढ़ेंगे। मतलब कि जो भार भार इकाई है उसके जो एक 3 इकाइयां हैं, ये तीनों हमें पढ़नी है। उसमें से भार प्रतिशत तो मैंने आपको करवा दिया, मैंने कहा परिभाषा नहीं आती है तो इसकी परिभाषा हमने लिखी नहीं, औरों की डेफिनेशंस आएंगे तो उनकी मैं आपको बता दूंगा। तो याद रखिएगा जब आपका ठोस विल्य अवस्था में होता है तो उसके सांद्रता के मापन के लिए ये यूनिट्स काम में ली जाती है। एक तो होती है भार आयतन इकाई जिसमें मोलरता है, फिर नॉर्मलता है, फिर फॉर्मलता है, पर हमारे सिलेबस में मोलरता है इसलिए हम मोलरता ही पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है भार भार इकाई, भार भार इकाई में हम सबसे पहले मोललता पढ़ेंगे, फिर भार प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर मोल भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। आइए फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं किसका, मोलरता का, ठीक है ना। मोलरता स्टार्ट कर देते हैं, आइए फिर चलो मैं फिर आगे, ठीक है। तो हम मोलरता स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इकाई पढ़ रहे हैं जो कि है मोलरता, इंपॉर्टेंट भी है तो इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा मेरे साथ साथ। मोलरता M, कैपिटल M से इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किससे व्यक्त करते हैं भाई, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विल्य के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर में आपने विल्य के कितने मोल घोले हैं वो मोलरता कहलाएगी। तो परिभाषा लिखिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विल्य के मोलों की संख्या, विल्य के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, मोलरता कहलाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन एग्जाम में मोलरता की भैया पूछ लेता है तो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आगे देखिएगा फिर अब हम देखेंगे मोलरता का फॉर्मूला। तो नाम से पता हो गया, डेफिनेशन से, कि विल्य के मोल बटे विलयन का आयतन, क्योंकि ये तो भार आयतन इकाई है ना, W बटा V है तो विलयन का तो हमेशा क्या आएगा, आयतन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मोलरता का एसआई मात्रक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलरता का एसआई मात्रक, तो मोलरता का एसआई मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, जिसे आपको कभी कभी लिखा हुआ मिलता है कैपिटल M। आपको कभी भी सांद्रता के अंदर कैपिटल M दिख जाए ना तो आप समझ जाना मोलरता की ही बात हो रही है। अब देखो अपन मोलरता का फॉर्मूला डिस्कस करें
तो मोलरता बराबर होती है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। और याद रखना मैंने विलयन का आयतन लीटर के लिए कहा है, 1 लीटर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा विलयन का आयतन। ये हमारा पहला फॉर्मूला है मोलरता का। मोलरता की मैं ऐसे तो है ना 3-4 फॉर्मूले बनवाऊंगा, 3 से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब फॉर्मूले बनाऊंगा तो मैं ऐसे सोच के चलूंगा कि आपको फॉर्मूले सीधे सीधे पता हो, जो आपको जहां पर भी क्वेश्चन दिखे वहां पर आप सीधा अप्लाई करें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप उस कंडीशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा विलयन का आयतन होगा भाई लीटर। यहां तक क्लियर है? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मेन फॉर्मूला यही है, आगे जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सारे मैं इसी से ही बनाऊंगा। अब देखो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो आपको मैं एक साइड में एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि भाई मोल बराबर है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये हमारे अक्सर काम में आएगा। जरूरी थोड़ी है आपको हमेशा एग्जामिनर विलेय के मोल ही दे, कभी भार दे के छोड़ देगा, वो तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट करता हूं। मैंने कहा मोलरता बराबर हो गया, क्या हो गया भाई मोलरता बराबर, आप कहेंगे मोल की जगह पर मैं लिख रहा हूं विलेय के भार, विलेय का भार बटे में विलयन बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अणुभार और गुणा में क्या हो जाएगा विलयन का आयतन, गुणे में क्या हो जाएगा भाई विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में होगा, वही लीटर में होगा, किस में होगा लीटर में होगा। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणा में 1 बटे विलयन का आयतन। ये जब बनता है जब हम मोल की जगह पर भार बटे अनुभार रख देंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, अगर हम लीटर को मिलीलीटर में बदल दें, यहां पर भार हमेशा ग्राम्स में होगा, ये याद रखिएगा। मोलरता बराबर होगा, एक और फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, मोलरता बराबर होगा विलेय का भार, और विलेय का भार हम किस में लेंगे भाई ग्राम्स में लेंगे, ठीक है, बटे विलेय का अणुभार, बटे विलेय का अणुभार गुणा, अब की बार आयतन मिलीलीटर में चला जाएगा इसलिए ऊपर 1000 आ जाएगा, बटे विलयन का आयतन, और अब की बार आयतन किस में है भाई मिलीलीटर में। ये मैंने 3 फॉर्मूले इसलिए बनाए कि आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकें, आप फॉर्मूले में तो कम से कम कंफ्यूज ना हो, इसलिए तीनों फॉर्मूले मैंने मेरे तरफ से एक साथ आपको लिखवा दिए जो आगे आपको दिक्कत ना हो। एक बार आप इतना नोट कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम मोलरता पढ़ रहे थे, मोलरता थी क्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और इसका ऐसा ही मात्रक हमने निकाला था मोल प्रति लीटर, क्योंकि विलेय का मोल बटे आयतन था, आयतन किसमें होगा लीटर में होगा, तो ऐसा ही मात्रक में जो मोलरता की ऐसा यूनिट होगी वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर, जिसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। इसके हमने 3 फॉर्मूले बनाए हैं, तीनों में तीनों आपको याद रखने हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वो है कि मोलरता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप मेरे साथ लिखिएगा मोलरता पर तापमान का प्रभाव, मोलरता पर तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मोलरिटी, मोलरता पर तापमान का प्रभाव। अब सुनिएगा, जैसे जैसे आप किसी विलयन का तापमान बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उस विलयन का आयतन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और अगर किसी विलयन का आयतन कम होता चला जाता है तो मोलरता क्या होती है, बेसिकली मोलरता घट जाती है, क्या हो जाती है घट जाती है। तो यहां पर आप एक चीज लिखिएगा सबसे पहले तो कि मोलरता, मोलरता भार इकाई है, ठीक है ना, मोलरता भार आयतन इकाई है, ऐसे लिखिएगा मोलरता भार आयतन इकाई है। पहली लाइन तो ये आ जाएगी। फिर दूसरी लाइन में हम ये लिखेंगे
कि यदि तापमान बढ़ाया जाए, कि यदि हम किसी विलयन का तापमान बढ़ा देते हैं, यदि तापमान बढ़ाया जाए, यदि तापमान बढ़ाया जाए तो विलयन का आयतन भी बढ़ेगा। थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा पीछे वाले स्टेटमेंट के अंदर कि अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो विलयन का आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यदि तापमान बढ़ाया जाए तो विलयन का आयतन भी बढ़ेगा, विलयन का आयतन भी बढ़ेगा। अगर आप तापमान बढ़ाते चलेंगे तो विलयन का आयतन भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, विलयन का आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर विलयन का आयतन बढ़ रहा है, मोलरता का आयतन के साथ कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का है। विलयन का आयतन मोलरता के साथ कैसा संबंध रखता है, व्युत्क्रमानुपाती का रखता है। तो अगर मोलरता बढ़, अगर आपका विलयन का आयतन बढ़ रहा है तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा, यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा और विलयन का आयतन बढ़ने से मोलरता घटेगी, मोलरता घट जाती है, घट जाती है। तो कुल मिला के आपको जो काम की लाइन याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अतः है ताप बढ़ाने पर, अतः है ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, मोलरता घटती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि आप ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता घट जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। 2005 के टाइम पर भी ये क्वेश्चन था, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि तापमान बढ़ाने से मोलरता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ेगा कि तापमान बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और आयतन घटेगा तो मोलरता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर आयतन बढ़ाओगे तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात यहां तक क्लियर है, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई ऐसा है जिसको यहाँ पर कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। एक आपको स्टार लगाकर एक मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लो। आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लो। इसके अगली वाली क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा सबसे पहले, वो क्लास मेरी पूरी न्यूमेरिकल्स की आएगी, तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो आप लिखिएगा, यदि विलयन का भार, यदि विलयन का भार प्रतिशत, ऐसे लिखो, यदि विलयन का भार प्रतिशत, भार प्रतिशत तो आप जानते हैं विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा में 100। यदि विलय का भार प्रतिशत या W बटा W प्रतिशत, W बटा W प्रतिशत X है, क्या मान लिया हमने इसको, X मान लिया कि किसी विलयन का भार प्रतिशत या W बटा W प्रतिशत X है और विलयन का घनत्व D है, और विलयन का घनत्व, और विलयन का घनत्व D है, D है, तो मोलरता, तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर होगी, तो विलय की मोलरता बराबर होगी x गुणा d गुणा 10, x गुणा d गुणा 10 बटे विलय का अणुभार, बटे विलय का अणुभार। अगर आपको इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन चाहिए ना तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूं कि फॉर्मूला आया कैसे, मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा सकता हूं। पर ये फॉर्मूला हमारे स्पेशल केस में लगेगा। हम अक्सर देखेंगे, आप एग्जाम में तैयारी करके जाओगे, विलय का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल, वहां पर वो आपको देगा विलयन का घनत्व और देगा W बटा W प्रतिशत और पूछेगा मोलरता। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा दिया ना कि अगर आपको विलयन का भार प्रतिशत दिया हुआ है और अगर आपको विलय का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, स्पेशल केस के ना बहुत काम आएगा। और अगर आप कहेंगे
और आपकी डिमांड होगी तो मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको समझाऊंगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखा कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली हर फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा। यहां तक भैया सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए, मेरा खुद का मानना है कि केमिस्ट्री अपने ज्यादा समय तक नहीं पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आज इस चैप्टर की शुरुआत हमने ठीक ठाक कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो स्टेटमेंट के अंदर आपको करेक्शन करना है, वो यहां पर ही करना है कि यदि तापमान बढ़ाए तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, और विलयन का आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें अपन W बटा W प्रतिशत, V बटा V प्रतिशत, W बटा V प्रतिशत और मोलरता के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स के बाद में हम मोलरता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।